सभी को नमस्कार। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषतया उत्तर एवं दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका हम तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। उनमें क्या क्या विभिन्नताएं मिलती है अफवाह तंत्र से संबंधित, और क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से संबंधित है। तो बात करते हैं हम उत्तर एवं दक्षिण भारत की नदियों की तुलना के। इससे पूर्व हमने भारत का अफवाह तंत्र का अध्ययन किया था, जिसमें हमने उत्तर भारत का अफवाह तंत्र, उसका प्रतिरूप, दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र, दक्षिण भारत का जो अफवाह तंत्र था उसके प्रतिरूप के बारे में अध्ययन किया। हमने देखा कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियों की तुलना में कम लंबी है तथा इनका जो अफवाह क्षेत्र है छोटा है, जबकि उत्तर भारत की नदियों का अफवाह क्षेत्र बड़ा है। तो इनमें क्या क्या अंतर है, किस प्रकार का इनमें अंतर पाया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं जब उत्तर भारत की नदियों की, तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं इन नदियों का उद्गम हिमालय के हिम आच्छादित प्रदेश अथवा हिम नदों में स्थित है। हिमानियों के द्वारा इनका उद्गम होता है, जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनका जो उद्गम स्रोत है वह पठारी भाग में होने के कारण यह नदियां अल्पकालिक है। जब हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात की थी तो यह नदियां नित्यवाही है, 12 महीने इनमें जल प्रवाहित होता है, क्योंकि इनका जो उद्गम क्षेत्र है वह विशाल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ग्लेशियर, हिमनद, हिमानियां हैं, और इसके परिणाम स्वरूप इनमें जल की आपूर्ति वर्ष के 12 महीने बनी रहती है। वर्षा ऋतु में इनका जो जल है वह वर्षा से प्राप्त हो जाता है, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हिमनदों का, हिम शिखरों का हिम पिघलकर जल के रूप में नदियों में प्रवाहित होता रहता है, और इस प्रकार इन नदियों को जल की आपूर्ति 12 महीने होती है। जबकि जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें जो जल की प्राप्ति का स्रोत है वह हिमालय पर्वत के समान हिम आच्छादित क्षेत्र नहीं है। यहां जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है, और इस प्रकार इनको 12 महीने जल की आपूर्ति नहीं होती। अतः ये पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण, इनका उद्गम पठारी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यह मौसमी नदियों की श्रेणी में आती है, और प्राय यह ग्रीष्म काल में सूख जाती है। वर्षा काल में इनमें जल पूर्ण रहता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके बाद हम जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर है तुलनात्मक जब हम अध्ययन करते हैं तब हम दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं या उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वह नदियां अभी भी अपरिपक्व अवस्था में हैं, अर्थात ये नदियां अभी भी विकसित नहीं हुई है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई है, अभी भी युवावस्था में है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन्होंने अपने आधार तल को जो कटाव कर सकती थी, जहां तक धरातल का कटाव ये लंबवत कर सकती थी वहां तक इन्होंने कर लिया, और अपने आधार तल को, अंतिम बिंदु को प्राप्त कर लिया है। जबकि हिमालय की जो नदियां हैं अभी युवावस्था में हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय की नदियों में
अपर्दन की जो शक्ति है वह अधिक है, और जिसके परिणाम स्वरूप यह जो उत्तर भारत की नदियां हैं या हिमालय की जो नदियां हैं, यह नदियां दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में अधिक लंबवत अपर्दन करती है, अपनी तली को गहरा करने का कार्य करती है, घाटियों का विस्तार करती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां इस प्रकार घाटियों को गहरा करने का कार्य नहीं करती, क्योंकि यह प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ावस्था में है और इन्होंने अंतिम जो अवस्था है उसको प्राप्त कर लिया है, और उसी अंतिम अवस्था के परिणाम स्वरूप इन नदियों ने अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया है। हम बात करते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में, इनमें जो अंतर है, तो हम अगला इसका जो अंतर देखते हैं वो इसका अंतर है, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, जो उत्तरी भारत की नदियां हैं, वो सभी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थल रूपों का विकास करती है, निर्माण करती है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो या डेल्टाई क्षेत्र हो, इन सभी में यह विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में वी आकार की घाटी का निर्माण करना, जलप्रपात, नदी वेदिकाएं, मैदानी भाग में जब यह जमा करती है तो यह अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जैसे गोखुर झील, तटबंध। इसके अलावा डेल्टाई भाग में अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, यह नदियां सीमित क्षेत्र में ही स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, अर्थात दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह एक सीमित क्षेत्र में ही स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। विशेषतया यह जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, यह मैदानों में और डेल्टाई क्षेत्र में ही विशेष स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो अधिकांश नदियां पठारी धरातल पर प्रवाहित होती है और पठारी धरातल पर अपर्दन अधिक क्रियाशील नहीं होता, और क्योंकि यह नदियां अंतिम अवस्था में है, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, तो यह गहराई से संबंधित अपर्दन, तली से संबंधित अपर्दन नहीं करती, और यह जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है वह डेल्टाई और मैदानी भाग से संबंधित ही होती है। जबकि जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, तीव्रगामी है, युवावस्था में है, उनमें अपर्दन करने की क्षमता अधिक है, परिवहन करने की क्षमता अधिक है, क्योंकि वो ढाल के अनुरूप अधिक ढाल प्रवणता के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप वह मैदानी, पहाड़ी, पर्वतीय, डेल्टाई सभी में विशिष्ट स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसके बाद हम बात करें इन नदियों के बारे में, हम दक्षिण और जो दक्षिण प्रायद्वीपीय नदियां हैं और जो उत्तर भारत की नदियां हैं या हिमालय नदियां हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वह क्षेत्र विशेष के आधार पर भी अलग प्रकार से, उत्तरी भारत की नदियां अपने विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां केवल डेल्टा ही भागों में। हम देखते हैं जो उत्तर भारत की नदियां हैं, इनमें वर्ष भर जल पूर्ण रहती है, और इसके कारण यह मैदानी भागों में जो विस्तृत भूभाग है, इसमें सिंचाई, नौकारोहण इनके लिए विशेष उपयोगी है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं केवल डेल्टाई भागों में ही सीमित रूप से सिंचाई, उन नौका जो रोहण है उसके लिए उपयोगी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होने के फलस्वरूप अधिक गहरी नहीं है, फलस्वरूप इनमें नौका संचालन असंभव है।
इसके बाद हम बात करते हैं इन नदियों से संबंधित। तो इसमें हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तरी भारत की नदियां का अपवाह क्षेत्र मैदानी है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों का अपवाह क्षेत्र पठारी है। उत्तर भारत की नदियों का यदि हम अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए हुए तलछट जलोढ़ों का जमाव कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह मैदानी भाग अत्यधिक उपजाऊ हो गया। यदि हम इस उत्तर का जो मैदान है इनकी बात करते हैं तो उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो कोमल तलछटी सेलें बाढ़ के समय अधिकांश जल को अवशोषित कर पाती है, किंतु जो दक्षिण भारत की नदियों के प्रवाह क्षेत्र कठोर सेलों से निर्मित होने के कारण वर्षा काल का जो समय होता है इसमें बाढ़ के जल को अवशोषित नहीं कर पाती। इसी कारण उत्तर भारत की नदियों के किनारे अनेक बड़े नगर स्थापित हुए हैं, किंतु दक्षिण भारत की नदियों ने बड़े नगरों के विकास में विशेष योगदान नहीं दिया। हम बात करते हैं, यदि गंगा की बात करें हम, तो गंगा या यमुना के किनारे कहीं हमें विकसित बड़े नगर महानगर मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके किनारे ऐसे जो बड़े नगर हैं इनका विकास नहीं हो पाया। हम बात करते हैं, अगला जो अंतर लेते हैं हम उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में जब तुलना करते हैं तो हम देखते हैं उत्तरी भारत की नदियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर भारत की अधिकांश नदियां पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में, उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में या यूं कहे कि समतल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तब इनके साथ अनेक प्रकार के जो जलोढ़ होते हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, बजरी, और जब ये मैदानी भाग में आती है तब इनके साथ मिट्टी वगैरह काफ़ी मात्रा में होती है, और इसके कारण कठोर धातली नहीं मिलने के कारण यहाँ पर जल विद्युत की जो उत्पादन करने की क्षमता है, संभावना है, वह बहुत कम है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं यह नदियां पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इसके कारण इनमें जो ढाल तीव्रता है, जो ढाल प्रवणता है, तीव्रता है, वो कम मिलती है, और साथ में जो अवसाद है, नदी अवसाद, वह कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल विद्युत की अपार संभावनाएं यहाँ विकसित हुई है। उत्तर भारत की तुलना में जो दक्षिण भारत है, यूं कहें कि उत्तर भारतीय नदियों की तुलना में दक्षिण भारतीय नदियों में जलप्रपात अधिक पाए जाते हैं और जलप्रपात के क्षेत्रों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं अधिक होती है। बात करते हैं हम इन नदियों की, यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत की नदियां हैं, यह उत्तर भारत की नदियां विशाल मैदान में प्रवाहित होती है और इसको उपजाऊ बनाती है। अर्थात उत्तर भारत की नदियों ने विशाल मैदान को उर्वरक बना दिया है, उपजाऊ बना दिया है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों ने मात्र डेल्टाई भाग को ही उर्वरक या उपजाऊ बनाया है। हम जब उत्तर भारत की नदियों की और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना करते हैं और जब हम देखते हैं कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, यह नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, पर्वतीय क्षेत्रों से इनका उद्गम होता है, ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण अपने साथ ही कई प्रकार के अवसाद, जलोढ़, तलछट का परिवहन करती हुई मैदानों तक लाती है, और ढाल जब कम हो जाता है, ढाल प्रवणता कम हो जाती है,
तो यह अपने अवसादों को, जलोढ़ों को यहाँ निक्षेपित कर देती है, और जिसके परिणाम स्वरूप यह उत्तर का जो विशाल मैदान है यह अत्यधिक उपजाऊ बन गया है, कृषि योग्य बन गया है, और इसी कारण यहाँ पर सघन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें विशेषतः खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। चावल और गेहूं इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। भारत की अधिकांश जनसंख्या का जो खाद्यान्न प्राप्त होता है वह इसी उत्तर भारत की नदियों द्वारा निक्षेपित मैदान से प्राप्त होता है, जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं विशेषतः पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और इस कारण इनमें जो अवसाद की मात्रा होती है, उपजाऊ मिट्टी की मात्रा होती है, यह नगण्य होती है, और जो जमाव करती है यह मात्र डेल्टाई भागों में ही करती है। और इस कारण दक्षिण भारत की नदियों का जो उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ क्षेत्र है, ये मात्र डेल्टाई भाग ही होता है, जहाँ अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनका हमने तुलनात्मक दृष्टि से जो अंतर है उसका अध्ययन किया। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला बिंदु है अफवाह तंत्र से संबंधित ही, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आते हैं अफवाह तंत्र का जो कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चाहे कैसा भी अफवाह तंत्र हो, उस सभी का एक कार्यात्मक महत्व होता है। उस अफवाह तंत्र का एक कार्य होता है जिससे उसकी महत्ता, उसका महत्व दिखाई देता है। तो भारत का जो अफवाह तंत्र है इसके क्या क्या कार्यात्मक महत्व है, किस प्रकार से हैं, जैसा कि हमने जब नदियों का वर्णन किया, उत्तर भारत की नदियां किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, किस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है, कौन सी क्रियाओं को संपादित करने के लिए सहयोग करती है। दक्षिण भारत की नदियों की बात की हमने, तो वहां पर हमने देखा कि यहाँ जल विद्युत की संभावनाएं अधिक है, उत्तर भारत की नदियों में कम है, जबकि उत्तर भारत की नदियों में जल नित्यवाही है, सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है। तो क्या क्या कार्य हैं अफवाह तंत्र का और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो कार्यात्मक महत्व है उसकी बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जो नंबर 1 कार्यात्मक महत्व है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं भारत की संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि हमने जब पूर्व कक्षाओं में चर्चा की थी, तो हमने बात की थी जो वैदिक सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, उसके बारे में हमने बात की थी। कहा जाता है कि भारत का जो विकास हुआ है, प्राचीन विकास हुआ है, वो नदी घाटियों में ही हुआ है। चाहे सिंधु ले या वैदिक संस्कृति ले, ये इसके प्रमाण हैं। प्रथम नगरों की स्थापना नदियों के किनारे पर ही हुई है, चाहे मोहनजोदड़ो लो, हड़प्पा लो, गुजरात का लोथल लो, राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है उसके विषय में हम पढ़े। तो इन सभी जो नगर थे इनकी जो स्थापना हुई, यह स्थापना नदियों के किनारे पर ही हुई। भारत की कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। भारत की कृषि परक अर्थव्यवस्था सिंचाई के लिए मुख्यतः नदियों पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हम जब भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत एक मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। इस मानसूनी जलवायु के कारण यहाँ जो वर्षा होती है वह वर्ष के बहुत कम समय पर होती है और अधिकांश समय वर्षा रहित होती है। तो नदियों का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य या प्रकार सिंचाई के लिए जल प्रदान करना होता है। आज हम देखते हैं कि विभिन्न नदी घाटी योजनाओं का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिनसे सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की प्राप्ति हो जाती है। और इस सिंचाई या यूं कहें नदियों से जो सिंचाई की जाती है उसका परिणाम हम आज पंजाब हरियाणा में और राजस्थान के श्री गंगानगर में देखते हैं। जो सिंचाई की सुविधा के फलस्वरूप आज उत्पादन में, फसल उत्पादन में, कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। भारत में विश्व की विशालतम नहर प्रणाली पाई जाती है, जो 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। हम नहरों की बात करें तो नहरी जो क्षेत्र है वह अन्य की तुलना में यहाँ अधिक है। तो यूं कह सकते हैं कि जो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है उसके लिए, जो सिंचाई के लिए, जल प्राप्ति के लिए नदियां एक महत्वपूर्ण साधन है। इनका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो सिंचाई के लिए जल प्रदान करना है। हम बात करें इसके अगले कार्य की, तो इसका जो कार्य है अगला, उसमें हम देखते हैं कि नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। जब हमने बात की बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की, तो उसमें सिंचाई के साथ साथ नदियों के द्वारा जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। उन बांधों से जल विद्युत भी पैदा की जाती, जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां, पठारी भाग बहने वाली जो नदियां हैं वो जल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। देश की अनेक बड़ी नदियों पर जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। हम देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, बागड़ा नागल परियोजना, ऐसी परियोजनाएं हैं जो सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत, पेयजल और अन्य कार्य के लिए काम में ली जाती, उपयोग में है। इसके बाद हम बात करें नदियों की, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नदियां अंतस्थलीय जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। यह आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। भारत की नदियों में जल परिवहन की सुविधा भी विस्तृत रूप से संचालित की जा रही है। चाहे गंगा ले, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना, महानदी, गोदावरी जैसी नदियां हैं जिनमें छोटे जो जलयान हैं, नौकाएं हैं, उनका परिवहन किया जाता है। इन नदियों के किनारे पर अनेक नदीय पतन स्थापित हुए हैं, जिससे जो समुद्री परिवहन है उसको विशेष लाभ हुआ है। तो इस प्रकार हमने उत्तर भारत दक्षिण भारत की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जो प्रवाह तंत्र था उसका कार्यात्मक महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम बात करते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न इस इकाई में बनते हैं, इस विषय में बनते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि अब हमने पढ़ा कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वह विशेष उपयोगी है, और वो उपयोगी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, इसका क्या कारण है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं अभी भी युवावस्था में हैं। जब हमने बात की थी, इस युवावस्था से क्या अभिप्राय है, क्या उत्तर भारत की नदियां ही युवावस्था में, क्या दक्षिण भारत की नदियां भी है।
यदि वो युवावस्था में नहीं है तो क्यों नहीं है? उत्तर भारत की जो नदियां युवावस्था में है वो क्यों है? क्या प्रमाण है उनके, क्या कारण है? इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है, जो लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में, उसमें बात करते हैं हम तो दक्षिण भारत की नदियों में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिक क्यों है? जब हमने बात की थी कि उत्तर भारत की नदियों की तुलना में दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह जल विद्युत उत्पादन में उत्तर भारत की नदियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, इनमें उत्पादन करने की क्षमता अधिक है। तो क्या कारण है? इस कारण के फलस्वरूप जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें विद्युत, जो जल विद्युत है उसके उत्पादन करने की अधिक क्षमता यहाँ पर मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं जो प्रवाह तंत्र का प्रकार्यात्मक महत्व है उसका वर्णन करना है, क्या क्या इसके कार्य के महत्व है, क्यों है, कौन कौन से हैं, इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां में तुलनात्मक अध्ययन, इसके कार्यात्मक महत्व के बारे में हमने पढ़ा और इससे संबंधित क्वेश्चन हमने देखे। क्या क्या क्वेश्चन इसके अंतर्गत बन सकते हैं उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।